दोस्तों आज मैं आपको अमेरिका की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसने यहाँ पर 100 से ज्यादा फैमिली के घर उजाड़ दिए थे। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी फ्लाइट की जिसने यहाँ पर उड़ान तो भरी, लेकिन क्या कभी वो फिर लैंड कर पाई या नहीं, वो आज तक यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चला है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइट नंबर 739 के बारे में, जिसके अंदर 107 लोग सवार थे, जो कि अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट इलाइट सोल्जर्स में से एक। और ये प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ ही समय के बाद अचानक से गायब हो जाता है और ग्राउंड जीरो टीम ना उसको लोकेट कर पाती है और ना ही रेडियो के जरिए उनसे बात कर पाती है। और तुरंत एक्शन लेते हुए दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और इसमें करीब 1300 लोग, 48 एयरक्राफ्ट और 8 शिप ने मिलकर 5 लाख से ज्यादा किलोमीटर को यहाँ पर कवर किया और प्लेन के किसी भी निशानी को ढूंढने की कोशिश की। और फ्लाइट नंबर 739 का कोई भी टुकड़ा उनके हाथ नहीं लगा। अब जाहिर सी बात है, इस डिसअपियर्स ने कुछ रहस्यमयी सवाल खड़े कर दिए थे। और फ्लाइट नंबर 739 बीच हवा में कहां गायब हो गई और 60 साल के बाद भी आज इस फ्लाइट का कोई भी नामो निशान नहीं है। क्या फ्लाइट के गायब होने के कुछ देर पहले क्या इसके साथ कोई अजीब घटना घटी थी, या फिर इसके गायब होने के पीछे कुछ रहस्य बात छुपी हुई है? क्या इसके गायब होने के पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है? आज के इसी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं नमन और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक और नया एपिसोड। दोस्तों, अमेरिका के मुताबिक 15 मार्च 1962 ऑफिशियली वियतनाम वार की शुरुआत हुई। तब अमेरिका साउथ वियतनाम में अपनी आर्मी बढ़ाने लगा था और वहां पे बहुत सारे एडवाइजर और आर्मी की जो चीजें होती है वो भेजने लगा था, हथियार। और फ्लाइट 739 उन्हीं हथियारों में से एक था और उनमें 100 अमेरिकन सोल्जर्स जो कि थे और वियतनाम जा रहे थे। और तब साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में जंग छिड़ी हुई और पीछे से बिल्कुल कठपुतली की तरह अमेरिका साउथ वियतनाम को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था और नॉर्थ वियतनाम को सोवियत यूनियन। और दोस्तों, सब जानते थे कि उस वक्त अमेरिका और साउथ यूनियन किस तरीके से एक दूसरे के गले पर चाकू लेकर खड़े हुए थे। और फ्लाइट नंबर 739 की किसी भी तरीके से ये कहानी उस वॉर से जुड़ी हुई नहीं है और उन सोल्जर ने तो सोचा भी नहीं होगा, किसी भी तरीके से सोचा नहीं होगा कि ये फ्लाइट उनकी लाइफ की आखिरी फ्लाइट होने वाली है, यानी कि आखिरी उड़ान होने वाली है। और ये घटना कैसे हुई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मार्च 1962 में एक सीक्रेट मिशन शुरू किया गया जिसमें एक स्पेशल अमेरिकन सोल्जर ग्रुप को चुना गया था। ये सोल्जर जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन जैसी चीजें ना, ये उनके लिए आयात का खेल थी। उन्हें खुद प्रेसिडेंट जॉन के कैनेडी ने खुद चुना था और उनको वियतनाम जाने के लिए चुना था। और उनका एक्चुअल मिशन क्या था उसको आज तक रिवील नहीं किया गया था। यहां तक कि उन सोल्जर्स की फैमिली को भी नहीं पता था कि वो सोल्जर्स वियतनाम क्या करने के लिए जा रहे। उनके साथ 3 वियतनामी सोल्जर्स भी थे और वो एक पुराने एयरक्राफ्ट में बैठ गए। कुल टोटल 96 लोग। उनकी जर्नी की शुरुआत होती है ट्राविस एयरपोर्ट बेस एयरपोर्ट कैलिफोर्निया से, जहां पर उन्होंने 4 जगह पर रुककर एयरप्लेन में रिफ्यूलिंग का प्लान बनाया था। और वो ये जगह थी जिसके नाम थे ट्रेविस एयरफोर्स एयरपोर्ट, दूसरा था हवाई, तीसरा था गुआम और चौथा था फिलीपींस। और जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, बहुत ही उसमें अजीब अजीब इश्यू आने लगे थे प्लेन के इंजन में और हवाई जाते जाते प्लेन की हालत खराब हो गई थी। इतनी ज्यादा भयंकर इश्यूज आने लगे थे और अंदर बैठे क्रू ने डिसाइड किया कि पैसिफिक ओशन पर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं की जा सकती। इसकी वजह से आगे बढ़ना ही उनके लिए
बेटर रहेगा, तो वो उसके बाद वो आगे बढ़ गए। और उसके बाद हवा में जैसे ही उन्होंने यहाँ पर लैंड किया, अच्छे से प्लेन की सर्विसिंग हुई और प्लेन में रिफ्यूलिंग हुआ। और उसके बाद इंजीनियर्स ने अच्छे से प्लेन की तलाशी ली, यानी कि अच्छे तरीके से उसको चेक किया। उसके बाद प्लेन को ग्रीन सिग्नल मिला, तब जाके यहाँ पर प्लेन ने उड़ान भरी। लेकिन हवाई से उड़ान भरने के बाद वेक आइलैंड जाते जाते फिर से वही इश्यूज इंजन में फिर से आने लगे। लेकिन इस बार फिर से वो समंदर के बीचों बीच थे और क्रू ने यह डिसाइड किया कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर से वो एक और बार जाएंगे और फिर से इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये इश्यूज इतने बड़े इश्यूज नहीं थे कि प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो जाए। और वेक आइलैंड पे पहुंचने के बाद जैसे ही लैंडिंग हुई, उसके बाद फिर से यहाँ पर इंजीनियर्स ने उस इंजन की तामबीन शुरू की और कई घंटों की छानबीन बाद फिर से यहाँ पर इंजीनियर्स ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया। और फाइनली कुछ घंटों की मेहनत के बाद इन प्लेन ने फिर से उड़ान भरी। गुआम एयरपोर्ट पर यहाँ पर उन्होंने स्मूथली लैंड किया और जहां पर यहाँ पर क्रू मेंबर्स और जो अंदर जो सोल्जर्स भरे हुए थे, उन्होंने यहाँ पर एक अच्छा वाला ब्रेक लिया। और वहां पर फाइनली यहाँ पर प्लेन का एक और बार फ्यूलिंग हुआ और फिर से यहाँ पर फिलीपींस यानी कि आखिरी स्टॉप के लिए इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। और गुआम से यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर टेक ऑफ करने के बाद काफी देर हवा में रहने के बाद यहाँ पर कैप्टन ने यहाँ पर एटीट्यूड चेंज करने की रिक्वेस्ट करी और उसके बाद प्लेन को 18,000 फीट की ऊंचाई पर ले गया। सब कुछ बेहद नॉर्मल चल रहा था। क्रू मेंबर्स ने यहाँ पर एक यहाँ के ग्राउंड जीरो मेंबर्स को यहाँ पर एक मैसेज भेजा कि वो यहाँ पर, और ये मैसेज भेजा कि वो यहाँ पर गुआम से 280 नॉटिकल माइल्स दूर है और वो वेस्ट में है और वो यहाँ पर फिलीपींस में यहाँ पर एग्जैक्टली 7:16 पर लैंड करने वाला है। और दोस्तों, ये मैसेज फ्लाइट 739 का आखिरी मैसेज था और इस मैसेज के बाद दोबारा किसी ने इस फ्लाइट को नहीं देखा। और उन्होंने अपने आखिरी मैसेज में यह भी कहा था कि अभी भी उनके प्लेन में 8 घंटे और 12 मिनट का फ्यूल अभी भी बचा हुआ है, जो कि जरूरत से बहुत ज्यादा था। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फ्लाइट नंबर 739 का एक्सेप्टेड टाइम 7:15 का था और जब वो टाइम गुजर गया, यानी कि 7:15 गुजर गए, उसके बाद ठीक 15 मिनट के बाद 7:33 यानी कि ठीक 15 मिनट बाद और ठीक 15 मिनट बाद फुल स्केल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और प्रॉब्लम की बात यह थी कि उन्होंने आखिरी मैसेज वो जो बड़ा ओशन होता है उसके ठीक ऊपर दिया था और अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से कुछ भी देखना और ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन हाँ, जो रेस्क्यू टीम थी उनको लास्ट प्लेन की नोन लोकेशन पता थी, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था और ना ही उस फ्लाइट से कोई कांटेक्ट हो पा रहा था, ना ही कोई उनकी ओर से मैसेज आ रहा था। और सबको पता था कि जो ये फ्लाइट है वो 5 घंटे पहले की जो लोकेशन दिखा रहा है, तो इतने टाइम में अपनी वो जो लास्ट लोकेशन है उससे काफी ज्यादा दूर चला गया होगा। तो इसकी वजह से इस मिशन को और इसको काफी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है इस फ्लाइट को ढूंढना। मान लीजिए अगर प्लेन अभी भी हवा में होता तो उसके पास सिर्फ 3 घंटे का फ्यूल बचा होता और उम्मीद ये भी कर सकते थे कि प्लेन से अभी भी कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम थी उसको फेस कर रहा होगा। और ये भी उम्मीद करी जा रही थी कि इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो सेफली लैंड जरूर करेगा। और जैसे घड़ी में रात के 10 बजते हैं और उसी वक्त प्लेन का जो फ्यूल होता है वो खत्म हो जाने वाला था 10 बजे। जैसे ही रात के घड़ी में 10:27 हुए, यानी कि वो वक्त जब प्लेन में वो जो फ्यूल बचा था वो खत्म हो जाने वाला था, जो उम्मीद थी कि वो प्लेन सेफली लैंड करेगा कहीं ना कहीं, और वो उम्मीद भी यहाँ पर धुंधली पड़ने लगी। और अभी तक प्लेन कहीं पर भी लैंड नहीं कर रहा था, ना ही उससे कोई कांटेक्ट बन पा रहा था। अब चलिए थोड़ा कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं।
और उस दिन एक और मिस्टीरियस घटना हुई जो इस प्लेन के गायब होने की कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है। तो चलिए इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते थोड़ा वक्त में पीछे। तो उसी दिन शाम के ठीक 4 बजे का समय था। शाम के 4 बजे थे और 90 मिनट तक फ्लाइट नंबर 739 से 90 मिनट से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और इसी बीच सुपर टैंकर लिंसनैन गुआम से फिलीपींस के बीच में जो मलीना है वहां पर सेंस कर रहा था। समुद्र बिल्कुल शांत था, आसमान में थोड़े बादल थे। यहाँ पर समुद्र बिल्कुल शांत था, आसमान में थोड़े बादल थे और इवन यहाँ पर जो शिप में जो लाइटमैन होता है वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी यहाँ पर वो लाइटमैन का नजर पड़ी उस एक अजीब दिखने वाले धुएं के गोले की जो कि लेफ्ट से राइट तक मूव कर रही थी। और वो एक ही पल में यहाँ पर वो बादल के पीछे छुप गया और वहां पर उसने समुद्र में 2 चीजें गिरती हुई देखी। उसमें से पहली चीज थी वो जल्दी गिर गई थी और जो दूसरी चीज थी वो धीरे धीरे गिर रही थी। और जो शिप का रडार था उसने 27 किलोमीटर पहले इसको यहाँ पर ट्रैक कर लिया था। बिना वक्त जाया किए लिंसन ने अपना जो डायरेक्शन था उसको चेंज किया और उस जो गोला गिर रहा था उसके पीछे उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया। और ये उम्मीद से यहाँ पर उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया था जो जोखिम ये था कि वो किसी को तो बचा पाएंगे। तो वहां पर उन्होंने फिलीपींस और गुआम के दोनों के रेडियो स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी से कांटेक्ट करने की कोशिश करने पर भी कोशिश सफल नहीं हुई। और लिंसन जब फाइनली ट्रैक की हुई जगह पर पहुंचा तब जहां पर ये जो चीजें गिरी थी तो वहां पर उसने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था। ना ही वहां पर किसी प्लेन के क्रैश होने का मलबा था, ना ही कोई और चीज थी। क्रू ने आधे घंटे तक समुद्र को छान मारा लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने वहां पर के कोस्ट गार्ड और यूएस नेवी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वहां से भी कोई भी जवाब नहीं आया। और वहां पर काफी देर छानबीन करने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं मिला। तो जब उन्होंने यहाँ पर आधे घंटे तक छानबीन की और उनको कुछ भी नहीं मिला तब उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी चीज का ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा हो और वो चीज का वो मलबा हो। तो फिर यहाँ पर उन्होंने वो खोजबीन बंद की और अपने रास्ते की तरफ बढ़ गए। अब टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मरीना में यहाँ पर रात के 9:05 हो रहे थे और यहाँ पर खोजबीन 1 घंटे से चल रही थी। जब लिंसन ने अपनी कंपनी को यहाँ पर कांटेक्ट करके ये बताया कि उन्होंने क्या चीज देखी थी, अजीब सी चीज क्या देखी थी, तब यहाँ पर उन्होंने रेस्क्यू एजेंसी तक यहाँ पर ये बात पहुंचा दी। मिलिट्री ने ये डिसाइड किया कि वहां पर वो खोजबीन जारी रखेंगे जहां पर कंसर्न ने यहाँ पर वो चीजें देखी थी। ये सर्च ऑपरेशन इसलिए यहाँ पर किया गया क्योंकि ये फ्लाइट नंबर 739 से मैच भी करता था और 1,90,000 स्क्वायर मीटर तक यहाँ पर इसमें 4 दिन तक खोजबीन चालू रही। मिलिट्री ने यह वादा किया था कि वो प्लेन को खोज के रहेंगे लेकिन 23 मार्च यानी कि 8 दिन बीत जाने के बाद यूएस ने उस जो खोजबीन का जो ऑपरेशन चल रहा था उसको फाइनली बंद कर दिया। इस समुद्र में इतने दिन कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। यूएस के सिविल बोर्ड ने कमेटी बिठाकर उन्होंने एक बार फिर से छानबीन शुरू की जहां पर वो जहाज ने यहाँ पर उस मलबे को देखा था जो कि आसमान से गिर रहा था। और वो फिर से उस जगह पर इसलिए भी गए थे क्योंकि वो जो मलबा उन्होंने देखा था वो एकमात्र उनका क्लू था, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो काफी अजीब था। देखो यहाँ पर एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि ये जो एक्सप्लोजर था वो क्या 739 फ्लाइट नंबर का जो सच में यहाँ पर इससे कोई रिलेटेड था। जरा सोच कर देखिए, फ्लाइट नंबर 739 का आखिरी कम्युनिकेशन 2:22 पर हुआ था। 3:39 पर गुआम एयरपोर्ट यानी कि एफएसएस ने यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश की थी फ्लाइट से, लेकिन फ्लाइट से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था और एक्सप्लोजर का रिपोर्ट 4 बजे आया था। देखिए सवाल अभी यहाँ पर यह भी निकल के आता है कि अगर प्लेन 4 बजे क्रैश हुआ था तो उन्होंने पहले अटेम्प्ट जो दिए थे उनका जवाब क्यों नहीं दिया था और प्लेन ने यहाँ पर रेडियो सिग्नल्स में कोई भी इश्यूज नहीं दिखाया था। ये क्या हो सकता है कि लेंस ने जो शिप ने जो यहाँ पर जो मलबा देखा था यानी कि जो एक्सप्लोजर देखा था वो फ्लाइट नंबर 739 का हो ही नहीं। चलिए यहाँ पर एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि जो लिस्टनर ने यहाँ पर जो मलबा देखा था यानी कि जो एक्सप्लोजर देखा था वो फ्लाइट नंबर 739 का ही था। इंटरेस्टिंगली उसी दिन
उसी कंपनी के एयरक्राफ्ट ने अपना एक प्लेन यहाँ पर क्रैश लैंडिंग में खो दिया था। फ्लाइट नंबर 739 का टेक ऑफ होने यानी कि कैलिफोर्निया से टेक ऑफ होने से कुछ ही घंटे पहले फ्लाइट नंबर 781V1 यहाँ पर सेम एयरपोर्ट से ओकिनावा जापान के लिए टेक ऑफ हुआ था और ये प्लेन सीक्रेट आर्मी कार्गो लेकर जा रहा था और इसका एक शेड्यूल स्टॉप अलास्का में था और इसके अंदर बैठे क्रू ने यहाँ पर इस पे अप्रोच किया जाने वाले वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया और यहाँ पर वार्निंग भी दी गई थी कि वो अप्रोच हाइट से नीचे चल रहे थे और फाइनली वहां पर वो प्लेन क्रैश हो गया और एक सोल्जर की जान चली गई। सेम कंपनी के 2 एयरक्राफ्ट के साथ यह घटना होना यानी कि पहला प्लेन का कुछ ही घंटों के पहले उड़ान होना और फिर क्रैश हो जाना बहुत ही अजीब बात है। अब जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस है वो ये सोच रहे थे कि क्या सेम दोनों प्लेन पर सेम दोनों एयरपोर्ट पर कुछ हरकत की गई थी या फिर सच में दोनों प्लेन में कुछ खराबी थी। दोस्तों हम एक बात तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ्लाइट नंबर 739 को यहाँ पर मल्टीपल इश्यूज यहाँ पर इंजन के फेस करनी पड़ रहे थे। अब सोचने वाली बात ये थी कि क्या ये सोची समझी साजिश थी जिसकी वजह से जो इंजन था प्लेन का वो एक्सपोज हो गया था यानी कि ब्लास्ट हो गया था और इस फ्लाइट का जो इंजन था वो फ्यूल लीक होने पर या फिर आग लगने पर ब्लास्ट हो सकता था और जो शिप था उसने एक धुएं के गोले को देखा था तकरीबन 10 से 12,000 फीट ऊपर जो कि यहाँ पर तकरीबन थोड़ा दूर जाके उसके बाद एक्सप्लोर उन्होंने देखा था और ये भी हो सकता है कि फ्यूल लीक होने के कारण यहाँ पर इंजन में ब्लास्ट हुआ हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। देखिए साल 1959 में ऐसा ही हुआ था जो इसी कंपनी का प्लेन मिड वे में यहाँ पर एक्सपोज हुआ था लेकिन फ्यूल लीक की वजह से या फिर आग लगने की वजह से नहीं, यहाँ पर इस पर बिजली गिरने की वजह से ये एक्सप्लोज हुआ था और जो शिप था उसने वहां पर उस वक्त कोई भी लाइटनिंग नहीं देखी। जब लाइटनिंग ही नहीं देखी तो वहां पर एक्सप्लोज हुआ कैसे यानी कि ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे। और दोस्तों हमें ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए कि उस वक्त वॉर का दौर चल रहा था तो हो सकता है कि ये बॉम्ब से प्लेन को गिराने की एक साजिश हो। सोवियत यूनियन, चाइना और नॉर्थ वियतनाम के पास ये जो प्लेन है उसको गिराने का एक पूरा चांस था लेकिन ये यूएस जो आर्मी के जो ट्रैकिंग होता है यानी कि जो आर्मी बेस होता है उस पर ही था और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये बॉम्ब के जरिए प्लेन को गिराने की एक साजिश हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात सामने आ रही थी कि गुआन एयरपोर्ट पर 15 मिनट के लिए जब फीलिंग हो रही थी तब 15 मिनट के लिए यहाँ पर अनअटेंडेंट के द्वारा यहाँ पर खुला छोड़ दिया गया था जहां पर कोई भी उसको अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं था और एक्सपर्ट का यही मानना है कि नॉन मिलिट्री मैन के लिए बॉम्ब एक्सपोज करना यानी कि बॉम्ब को प्लेन के अंदर फिट करना बहुत ज्यादा आसान था क्योंकि वहां पर कोई भी अटेंडेंट नहीं था। यहाँ पर सब कुछ ये सब कहीं से चलने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर इसके कोई भी रिलेटेड ठोस सबूत नहीं मिले हैं क्योंकि यहाँ पर प्लेन का कोई भी पुर्जा नहीं मिला था तो यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्लेन को यहाँ पर क्रैश करवाया गया था यानी कि क्रैश लैंडिंग हुई थी इसकी। और जिन सोल्जर्स की जान गई है उन सोल्जर्स की फैमिली वालों का आज भी कहना है कि इन सोल्जर्स ये जो सोल्जर्स की जान गई है वो सब जिंदा है और उनको यहाँ पर दुश्मनों ने पकड़ रखा है। मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है लेकिन ये कैसा हो सकता है कि क्रैश लैंडिंग के बाद प्लेन का इतना सा भी हिस्सा ना मिला हो। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि ऐसा उस प्लेन के साथ क्या हुआ होगा कि इतना सा भी हिस्सा उस प्लेन का नहीं मिला। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ यह वीडियो को शेयर जरूर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाना। तो गाइस आई होप आपको यह वीडियो पसंद होगा। मैं आपको मिलता हूं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।